पुराने वक्तों में किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसके 4 बेटे थे और उसने एक घोड़ा भी पाल रखा था। जब वो आदमी मर गया तो उसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि घोड़े को काट कर उनमें से हर एक घोड़े का एक एक पांव ले ले, लेकिन इख्तलाफ ये था कि बाकी जिस्म को किस तरह बांटा जाए, क्योंकि वो चारों बेवकूफ थे। इसी असना में एक शख्स का वहां से गुजर हुआ। उसने उनसे पूछा, भाइयों, आप में किस बात पर इख्तलाफ है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे मसले को हल करने की कोई राह निकाल लूं। उन भाइयों में से एक बोला कि इस घोड़े को हम बराबर बराबर किस तरह बांटें? उस शख्स ने कहा, इस घोड़े को फरोख्त करके रकम आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर रजामंद हो गए और घोड़े को बेचने के लिए रवाना हो गए। सफर के दौरान एक जंगल में रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके मांदे थे। लेटते ही उन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद सोए हुए थे तो रात के किसी पहर एक चोर वहां निकला। उसने देखा कि चारों आदमी बेखबर पड़े खराटे भर रहे हैं। वो आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा। उसने घोड़े की रस्सी खोली और आहिस्ता से घोड़े को भगाकर वहां से ले गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा वहां से गायब है। जल्दी से उसने दूसरे भाइयों को भी जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ, रमजान खान ले गया होगा, सुबह से ले लेंगे। सुबह चारों उठकर रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने एक ऊंट के पांव के निशानात देखे तो उन चारों भाइयों में से एक कहने लगा, ये ऊंट के पांव के निशानात हैं। उनमें से एक ने कहा, भाई, ये किसी नर ऊंट के निशानात हैं। दूसरे ने कहा, भाई, ये ऊंट तो एक आंख से अंधा भी लगता है। फिर वो आगे बढ़ गए। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने उनसे पूछा, भाई, आप लोगों ने यहां कोई ऊंट तो नहीं देखा है? तो उनमें से एक ने कहा, नर ऊंट। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, मुहार को तोड़कर निकल भागा था। उस शख्स ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ऊंट कहां देखा है तुमने? इस पर उन्होंने एक जुबान होकर कहा, हमने ऊंट तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर ढूंढो। उसने कहा, भाइयों, तुम्हारे पास ऊंट के मुतल्लिक इस कदर मालूमात हैं और फिर भी तुम इनकार कर रहे हो। भला ये क्या बात हुई? हो ना हो तुम ही मेरे ऊंट के चोर हो। चलो बादशाह के हजूर चलो, वही इस बारे में फैसला करेंगे। चारों भाई और 5वां ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें एक इंसान के पांव के निशानात नजर आए। चारों भाइयों में से एक ने कहा, ये औरत के पांव के निशानात हैं। दूसरे ने कहा, ये घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा, भाई, ये तो औरत हामला भी लगती है, यानी इसे बच्चा होने वाला है। बातें करते हुए जब ये आगे बढ़े तो एक और शख्स से मुलाकात हुई। उसने पूछा, रास्ते में भाइयों तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, शायद नाराज होकर घर से निकली थी। उसने कहा, हाँ हाँ। दूसरे ने कहा, मेरे ख्याल में हामला भी थी। उसने कहा, हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। तीसरे ने कहा कि इशा के वक्त घर से भाग गई है। आदमी ने कहा, हाँ, बिल्कुल ठीक। फिर चारों ने यक जुबान होकर कहा, हमने तो उसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। उसने कहा, तुम्हारी बात पर मैं कैसे यकीन करूं, जबकि पहले तुम लोगों ने उसके मुतालिक सब मालूमात बिल्कुल दुरुस्त पहुंचाई और अब कह रहे हो कि हमें उसके बारे में मालूम नहीं। वो औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें हम लोगों पर शक है और हमारी बात का तुम्हें एतबार नहीं तो हमारे साथ तुम भी बादशाह के पास चलो कि वो इसके बारे में कोई फैसला करें। चुनाचे वो शख्स उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गए। एक गली में उन्होंने एक शख्स से पूछा, भाई, रमजान खान का घर कहाँ है? उसी वक्त एक घर से एक शख्स निकला और उसने कहा, रमजान खान मैं हूं, कहो क्या बात है? उन्होंने कहा, कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो हमें वापस कर दो। उसने कहा, तुम लोग पागल हो, अहमक हो, भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले गया? उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास, वही फैसला करेंगे। अब ये सब बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने पूछा, तुम लोग क्यों आए हो, क्या बात है? उन्होंने कहा कि हम इंसाफ के लिए आपके पास आए हैं। फिर उन्होंने बादशाह को सारी बातें बारी बारी बताईं। ऊंट के मालिक ने कहा, जनाब, इन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा ऊंट के मुतालिक सब मालूमातें दुरुस्त पहुंचाई और फिर कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। मेरे ऊंट को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरे ने कहा, मेरी बीवी रात को घर से निकली है, इन लोगों ने उसके मुतालिक बिल्कुल सही मालूमात दी और साथ ही कहते हैं कि हमने उसे देखा तक नहीं। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही चारों हैं और कोई नहीं।
बादशाह ने उन चारों से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? उन्होंने जवाब दिया, हुजूर, हमारी बात पहले ध्यान से सुन लें। रात को रमजान खान ने हमारा घोड़ा चुरा लिया। रमजान खान ने कहा, अलीजा, मुझे इसके मुतालिक बिल्कुल मालूमात नहीं, मुझे ये लोग नाहक पकड़ कर लाए हैं। बादशाह ने उनसे पूछा, जिस वक्त रमजान खान घोड़ा चोरी करके ले जा रहा था, तुम में से किसने इसको देखा? उन्होंने कहा, हुजूर, हम में से किसी ने इसको नहीं देखा। फिर बादशाह ने कहा, जब तुमने इसको देखा तक नहीं तो इसको क्यों कर मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हो? और ये दूसरे जो तुमको अपने मुकदमों में मुलजिम ठहरा रहे हैं, इसकी सफाई में भी तुम कुछ कहना चाहते हो? उन चारों बेवकूफ भाइयों ने कहा, हुजूर, ये लोग हम पर तोहमत लगा रहे हैं, हम मुजरिम नहीं हैं। दरअसल हम इल्म गैब जानते हैं, हमें सब कुछ इस इल्म के जरिए मालूम होता है। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूं, आया वाकई तुम लोग इल्म गैब जानते हो या नहीं? उसके लिए मैं किसी एक चीज के अंदर एक दूसरी चीज छुपा कर रखूंगा। अगर तुम लोगों ने ठीक ठीक बता दिया तो मैं समझूंगा कि वाकई तुम इल्म गैब जानते हो और बेकसूर हो। फिर बादशाह ने एक अनार मंगवाया और उसको एक संदूक में बंद करके उनसे पूछा, बताओ कि संदूक के अंदर क्या चीज है? वो एक दूसरे का मुंह तकने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, कोई गोल गोल सी चीज है। दूसरे भाई ने कहा, इसके सर पर कोई गेंदनुमा चीज है। तीसरे ने कहा, इसके बीच में दाने दाने हैं। चौथे ने कहा, कह क्यों नहीं देते कि संदूक में अनार है? अब बादशाह को यकीन हो गया कि वो सच कहते हैं और गैब का इल्म जानते हैं। चुनाचे उसने रमजान खान से कहा कि इनका घोड़ा वापस कर दो या उसकी कीमत अदा कर दो, और दूसरों से कहा कि तुम जाकर अपना ऊंट और बीवी तलाश करो, क्योंकि ये लोग वाकई इल्म गैब जानते हैं। रमजान खान से घोड़े की कीमत वसूल करके उन्होंने इस रकम से भेड़ बकरियां खरीदी और अपने गांव की तरफ रवाना हुए। दोपहर के वक्त वो एक जंगल में पहुंचे। वहां दरख्तों के साए थे और ठंडी ठंडी हवा थी। ये लोग थक कर चूर चूर हो गए थे, इसलिए वहीं बेखबर पड़कर सो गए। थोड़ी देर बाद जब एक भाई की आंख खुली तो देखा कि एक लेला यानी कि एक छोटा भेड़ एक छोटे से दरख्त पर चढ़ा हुआ है और भेड़ें जुगाली कर रही हैं। उसने अपने भाइयों से कहा कि चुपके से उठना। उन्होंने पूछा, क्यों भाई? उसने कहा कि बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भेड़ें हमें मारने के लिए आपस में सलाह मशवरा कर रही हैं। चारों भाई वहां से भाग निकले और भेड़ बकरियों को उन्होंने वहीं छोड़ दिया। एक लेला उनके पीछे पीछे भागने लगा तो एक ने पत्थर उठाकर उस लेले पर दे मारा और कहने लगा, भाइयों, एक को तो मैंने मार दिया है, अब जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग निकलो। जब ये बहुत देर तक भागते रहे तो थक गए और उनका सांस फूलने लगा। इतने में एक घुड़सवार का वहां से गुजर हुआ। उसने उनसे पूछा, अरे भाई, क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? उन्होंने एक जुबान होकर कहा, हमारी बकरियां डंडे तोड़ रही थी और भेड़ें आपस में हमें मारने के लिए सलाह मशवरा कर रही थी। अब जरा देखो तो हम सब पूरे हैं या नहीं। ये कहकर चौथे भाई ने गिनना शुरू किया तो अपने आप को गिनना भूल गया और कहने लगा, हम तो 3 हुए, हमारा चौथा भाई गुम हो गया है। दूसरे ने कहा, ठहरो मैं गिनता हूं। फिर उसने गिनना शुरू किया, ये 1, ये 2, ये 3, और हम में से वाकई चौथा गायब है। और इसी तरह बारी बारी चारों ने गिनती की और हर एक ने अपने आप को नहीं गिना और ये समझते रहे कि चौथा भाई कहीं गुम हो गया है। घुड़सवार ने कहा, अगर मैं तुम लोगों की गिनती पूरी कर दूं तो? उन्होंने कहा, फिर हम सब आपके गुलाम बन जाएंगे, जहां आप हमें ले जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे। घुड़सवार ने पहले एक भाई के हाथ को पकड़ा और उसको एक तरफ करके कहने लगा, ये 1, फिर दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, ये 2। वो इसी तरह गिनता गया और 4 की गिनती पूरी की। इस पर चारों भाई खुश हो गए और कहने लगे कि हम आज से आपके गुलाम हैं। उस घुड़सवार ने कहा, अब मेरे साथ चलो ताकि तुम्हारी भेड़ बकरियों से तुम्हारी सुलह करा दूं। ये सब जब उस तरफ जा रहे थे तो रास्ते में वो लेला नजर आया जिसको उन्होंने मारा था। उन्होंने उस शख्स को बताया कि यही वो लेला है जिसे हमने मार दिया था। उसके बाद जब भेड़ बकरियों के रेवड़ पर उनकी नजर पड़ी तो वो भाग खड़े हुए। घुड़सवार भेड़ बकरियों के करीब गया और उनमें से हर एक के सर पर थपकी दी। फिर उन भाइयों से मुखातिब होकर कहने लगा, अब भेड़ बकरियां तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। उसके बाद उन्हें कहा कि आओ तुम भी मेरे साथ चलो। घुड़सवार भेड़ बकरियों को लेकर अपने घर पहुंचा। चारों भाई पहले ही उसकी गुलामी कबूल कर चुके थे, वो भी उसके साथ आ गए। उसने उनमें से एक से कहा कि तुम रेवड़ चराने ले जाओ। दूसरे से कहा कि बेलों के इस जोड़े के लिए घास काट कर लाओ और इनको खिलाओ। तीसरे से कहने लगा कि तुम मेरी मां का ख्याल रखो,
یہ بیمار ہے، تم خیال رکھنا کہ کہیں مکھیاں اس پر نہ بیٹھ جائیں، اور جب میری ماں کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اسے دے دینا۔ چوتھے سے کہا کہ تم گندم کی فصل کی کٹائی کر کے ایک جگہ سلیقے سے رکھنا۔ مختلف کام ان چاروں کے سپرد کر کے وہ خود اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ جس بھائی کے ذمے مکھی اڑانے کا کام تھا وہ ڈنڈا لے کر بیٹھ گیا۔ جب گھڑ سوار کی ماں پر کوئی مکھی بیٹھی تو وہ اسے ڈنڈے سے مارتا، وہ بیچاری چیختی چلاتی۔ 3-4 ڈنڈے لگنے کے بعد وہ ادموئی ہو گئی اور پھر دم توڑ گئی۔ جب وہ بالکل ساکت ہو گئی تو اس نے سوچا کہ اب وہ آرام کر رہی ہے، اب اس پر چادر ڈال دی اور خود ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ جس بھائی کے ذمہ بیلوں کو چارہ کھلانا تھا اس نے اپنے دل میں سوچا مجھ سے اس قدر کام نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس نے فوراً دونوں بیلوں کو ذبح کر کے ان کے منہ بھوسے میں گاڑ دیے کہ اب خود کھاتے رہیں۔ گندم کی فصل پر جس بھائی کی ڈیوٹی تھی اس نے سوچا کہ یہ تو بڑا اور محنت طلب کام ہے، کیوں نہ ان دانوں کو بھون دیا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے پوری گندم کی فصل کو آگ لگا دی۔ اب چوتھے بھائی کا واقعہ سنیں جو بھیڑوں کو لے گیا تھا۔ وہ بھیڑیں چرا رہا تھا کہ اچانک 1-2 بھیڑیے ادھر آ نکلے اور بھیڑوں کو کھانے لگے۔ اس نے سوچا کہ اس گاؤں کے کتے کیسے بھوکے ہیں جو بھیڑوں کو کھا جاتے ہیں اور ان کے مالک ان کو کچھ نہیں دیتے۔ وہ بھیڑوں کو وہیں چھوڑ کر خود واپس لوٹ آیا۔ دوپہر کو جب گھڑ سوار گھر پہنچا تو ایک بھائی سے پوچھا، میری ماں کی اچھی طرح سے خدمت کی ہے نا؟ اس نے کہا، جناب کیا پوچھتے ہیں آپ، جب سے آپ گئے ہیں اس وقت سے آرام کر رہی ہیں۔ جب اس نے چادر اٹھا کر دیکھا تو ماں کا چہرہ خون آلود ہے اور وہ مر چکی ہے۔ اس نے اس بھائی کا کام دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ دیکھوں دوسرے بھائیوں کی خبر لینی چاہیے کہ انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں۔ جب اس نے بیل والے سے پوچھا، تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا، ابھی تک بیلوں کے منہ بھوسے میں دیے ہوئے ہیں تاکہ وہ خود ہی کھاتے رہیں۔ جب دیکھا تو ان کے سر کٹے ہوئے اور بھوسے میں گھسے ہیں۔ اس کے بعد اس نے فصل والے سے پوچھا، کیا تم نے فصل کی کٹائی کر دی؟ تو اس نے خوشی خوشی بتایا کہ مجھے خیال آیا کہ آپ کی ماں بوڑھی ہے، بھلا روٹی کہاں پکا سکے گی، میں نے گندم کو بھون لیا ہے۔ جب گھڑ سوار نے دیکھا تو گندم کی پوری فصل کو جلا ہوا پایا۔ چوتھے سے پوچھا کہ بھیڑ بکریاں کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا، اس شہر کے کتے بے حد بھوکے ہیں، آج تک ایسے بھوکے کتے میں نے نہیں دیکھے، وہ آ کر بکریوں کو کھانے لگے ہیں۔ میں نے ان پر ترس کھایا اور انہیں ایسا کرنے سے نہیں روکا۔ گھڑ سوار نے سب کی باتیں سنی تو اپنا سر پیٹ لیا اور پھر چاروں کو طلب کر کے ان سے کہا، تم لوگوں نے مجھے اس قدر نقصان پہنچائے ہیں کہ میری آئندہ نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ تم لوگوں نے میری ماں کو مار ڈالا اور میرے کاروبار کو تباہ کر دیا۔ خیر تم ہو ہی بے وقوف، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ بیلچہ گینتی لے کر قبرستان چلے جاؤ اور وہاں ایک ایسی قبر تیار کرو جس کی لمبائی کان برابر ہو۔ چاروں بھائی قبر کھودنے کے لیے قبرستان روانہ ہو گئے۔ ایک نے گینتی ماری اور دوسرے نے اپنا کان وہاں رکھا اور کہنے لگا، یہ قبر تو بڑی بن گئی۔ غرض یہ کہ باقی بھائی بھی کان رکھنے لگے اور اسی طرح کہتے گئے کہ قبر کان سے بڑی بن گئی۔ انہوں نے سوچا کہ گھڑ سوار پہلے ہی بگڑا ہوا ہے، اگر قبر بڑی بن گئی تو وہ اور زیادہ بگڑ جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ واپس گھر پہنچے تو گھڑ سوار بڑا حیران ہوا کہ یہ لوگ اس قدر جلدی واپس آ گئے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ تم نے قبر بھی کھودی یا ایسے ہی واپس آ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا، جناب یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، ہم تو قبر کھود آئے ہیں۔ اس نے کہا، اس میں تو کافی وقت لگتا ہے، معلوم نہیں تم لوگوں نے اتنی جلدی قبر کیسے کھود لی؟ پھر اس نے کہا، چلو مجھے دکھاؤ۔ جب قبرستان میں پہنچے تو قبر ڈھونڈنے لگے، مگر اب جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب اپنی دانست میں وہ قبر کھود گئے تھے، وہ جگہ کیا نظر آتی، جبکہ ایک ہی گینتی انہوں نے ماری تھی۔ اگر قبر کھودی ہوتی تو اس کی مٹی یقیناً دور سے نظر آ جاتی۔ قبر ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی وقت لگ گیا، بالآخر انہیں وہ جگہ مل گئی۔ تب انہوں نے اس شخص سے کہا کہ یہاں آئیے، یہ رہی قبر۔ اس نے جب دیکھا تو کہا، تم لوگوں نے تو کمال کر دیا، اس میں انسان کی لاش بھلا کہاں آ سکتی ہے، یہ تو مٹھی بھر قبر ہے۔ پھر بولا، تم لوگ جا کر میری ماں کی لاش لے آؤ، میں خود اس کے لیے قبر کھودوں گا۔ وہ چاروں گئے اور مردے کو چارپائی پر رکھ دوڑتے ہوئے قبرستان کی طرف آئے، مگر راستے میں مردہ ماں چارپائی پر سے کہیں گر گئی۔ قبرستان پہنچ کر جب انہوں نے چارپائی رکھی تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ گھڑ سوار نے پوچھا، لاش لے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جناب ہم لاش لا رہے تھے لیکن راستے میں وہ کہیں بھاگ گئی، کیونکہ اب ہم یہاں پہنچ گئے، ہم نے جو دیکھا تو چارپائی خالی پڑی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مردہ بھاگ جائے؟ پھر غصے میں بولا، جاؤ اور میری ماں کو جس طرح ممکن ہو سکے لے کر آؤ، ورنہ اس کی جگہ تمہیں یہاں زندہ گاڑ دوں گا۔
وہ مردہ لینے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا نظر آئی جو لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تم یہاں لکڑیاں اکٹھی کر رہی ہو، ادھر تمہارا بیٹا ہمیں زمین میں زندہ گاڑنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ چاروں نے اس بڑھیا کو زبردستی پکڑ کر چارپائی پر لٹا دیا اور قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ بوڑھی عورت بیچاری چیختی چلاتی رہی مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ جب قبرستان پہنچے تو گھڑ سوار سے کہنے لگے، یہ لو اپنی ماں، اب اس کو سنبھالو، ہم تو مفت میں بدنام ہو رہے ہیں، یہ تو ابھی بھی نہیں آ رہی تھی، ہم اسے زبردستی پکڑ کر لائے ہیں۔ گھڑ سوار نے جب بڑھیا کو دیکھا تو اس سے معافی مانگی اور یہ کہہ کر اسے گھر جانے کی اجازت دے دی کہ ان لوگوں نے میری مردہ ماں کو کہیں گرا دیا ہے اور اس کی جگہ تمہیں اٹھا کر لے آئے ہیں۔ اس کے بعد وہ خود اپنی ماں کی تلاش میں نکلا اور اس کی لاش کو کہیں سے ڈھونڈ کر لایا۔ وہ شخص اب ان چار بے وقوفوں سے بہت تنگ آ چکا تھا، اس لیے اس نے دھکے مار مار کر چاروں کو اس گھر سے نکال دیا اور خود سکھ کا سانس لیا۔